हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर कब आएगा, तो लेके आ गए हैं। अब आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस मैट्रिक इंग्लिश मीडियम चैनल में, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो बच्चों टेंशन नहीं लेना है। अभी तो आपका मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट्स का पढ़ाई हो ही रही है, अच्छी बात है। नए साइंस टीचर भी आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। तो चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपने कॉपी में भी प्रैक्टिस करेंगे, लिख लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है इसमें, तो टेंशन नहीं लेना। अब आ गए हम लोग अब नए चैनल के नए वीडियो के साथ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एससीईआरटी बुक का, सेम टू सेम आपके बुक का ही है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फिर आपका पीओआईक्यू 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पहले है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी है। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट इज़ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद के बारे में तो हम लोग पढ़े भी हैं अच्छे से और समझाए भी हैं। तो आप ये रिसोर्स को स्क्रीनशॉट करेंगे वीडियो को पॉज करके और फिर आप अपना कॉपी में उतारेंगे, है ना। ये नहीं कि फ़ोन पे ही रख लिए, फ़ोन पे रहने वाला चीज़ फ़ोन पे ही रह जाता है। तो आपको क्या करना है, उतार के उसी समय कॉपी में उतारना है। उसके बाद एक अच्छा फेयर बनाना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे आपको प्रैक्टिस करना है ना। तो चलिए, और जाहिर सी बात है 90% 90% के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना। तो मेहनत से नहीं घबराइए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम कब पास में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पांचों सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके चलना होता है। मैथ में भी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, तो सोशल साइंस में भी और साइंस में भी। तो किसी को इग्नोर नहीं करना, एकदम बैलेंस में लेके चलना है। वही स्टूडेंट्स का अच्छे मार्क्स आते हैं, वही ऑब्टेन करते हैं जो एग्ज़ाम को पूरा एकदम बैलेंस लेके चलते हैं। किसी सब सब्जेक्ट्स को बराबर वैल्यू देते हैं, किसी एक को नहीं। बहुत सारे बच्चे को पूछते हैं पढ़ाई कैसा चल रहा है। हाँ सर अच्छी चल रही है। तो क्या बना रहे हैं आजकल, क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी के साथ। तो मैथ बना रहे हैं, तो एक ही चीज़ बना रहे हैं। कोई किसी का साइंस वीक है तो साइंस ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। आपका तो एक ही साथ हो गया, स्क्रीनशॉट करेंगे तो दोनों क्वेश्चन कवर कर जाएंगे। हु वाज मज़नी, तो मज़नी कौन था, आपका इटालियन कमांडर था और लोकतांत्रिक विचारधारा को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में देंगे, क्या कारण था जो कि जर्मनी का एकीकरण में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये कुछ कारण दिया हुआ आपका ABCDE में। तो आप देखेंगे कि लोगों के अंदर, है ना, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, आखिर दिक्कतें किस में हो रही थी। तो खास करके राष्ट्रवाद की कमी थी। और छोटे छोटे बड़े और शहरों में छोटे और बड़े शहरों में आपका 300 ग्रुप में बटा हुआ था। और जो भी नीति आ रहे थे मैट्रिज के द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शनरी थे, है ना, जो सही नहीं था नीति, उसके लिए बोल रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देंगे, व्हाट इज़ द मेटरिंच ईरा, मेटरिंच कब से कब तक का ईरा उसका रहा है। तो 1815 से लेके 1848। क्वेश्चन 5 में देखेंगे, क्या कारण था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1848 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन, कोई भी क्रांति आता है तो उसमें आपका जनता खुश नहीं होते हैं, है ना। इक्वलिटी का बात करेंगे, समांतर का, मौलिक अधिकार का बात करेंगे। और अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता, महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी, भूखमरी, तो ये सब कुछ कारण होते हैं। आपको सिंपली समझना होगा, है ना। तो ये सब चाहे किसी भी देश में हो, फ्रांस का ही बात नहीं, भारत में हो या फ्रांस में हो या किसी भी देश में हो, तो आपका जो क्रांति आते हैं इसी की वजह से आते हैं, जब जनता खुश नहीं होता है। तो ये कुछ कारण है आपका। जैसे ए नंबर में दिया है, किंग नोट मेकिंग रिफॉर्म्स, कोई भी तरह का रिफॉर्म नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है देश में। बी नंबर में आपका रिएक्शनरी पॉलिसी, रिएक्शनरी पॉलिसी मतलब वैसा नीति जो कि जनता के हित में नहीं होता है। अपना मन मर्जी मोनोपोली कानून लेके आते हैं, राजा हो या फिर राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री। सी में आपका किंग फिलिप जो था, एक नया गीज़ो बनाया था जो आपका खास करके प्रधानमंत्री थे, उसने। चलिए ये हो गया, ये भी एक कारण था, जनता जो है आपका गीज़ो की तरफ मुड़ गया और ये भी एक क्रांति का कारण था। डी नंबर में डी के बाद ये होना चाहिए, दोनों तरफ डी हो गया। संगठन की कमी थी, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज़ में संगठन की कमी थी। और प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी थी, बेरोज़गारी थी, लोगों के पास काम नहीं था। एक ब्रेड का दाम भी बढ़ गया था, खाने की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे,
व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑस्ट्रिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, जिसका राजधानी वियना है, उनका क्या किरदार था। तो ये आपका स्क्रीनशॉट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। मैंने फिर बोला कि कॉपी में आप उतार लीजिएगा, ठीक है, उसको भूलिएगा मत, नहीं तो फिर मार्क्स कम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, हाउ डिड नेपोलियन बोनापार्ट प्रूव हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे मदद किया खास करके राष्ट्रवाद फैलाने में यूरोप में खास करके। तो ये स्क्रीनशॉट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, डिस्कस द वर्क ऑफ गरीबल्दी। गरीबल्दी का बहुत ही ज़्यादा काम था, उनका आप काम को सही से मेंशन कीजिए। देखिए आंसर राइटिंग एक आपका सही होना चाहिए, दूसरा आप लिखते कैसे। यहाँ तो प्लेन लिखा हुआ है एक ही पैराग्राफ में, आप स्प्लिट करके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके और पैराग्राफ करके चेंज करके अगर आंसर को खूबसूरत बनाते हैं तो मार्क्स तो आपको मिलेंगे। एग्जामिनर का पहले से ही सब माइंडसेट का खेल है ना। एग्जामिनर को आप ही जाँच करते हैं तो आपका पहला जो आपका दिखता है, लोग पहले देख के ही डिसाइड करते हैं, जज करते हैं। तो आपका जो राइटिंग है और आपका जो लिखने का तरीका वो बेहतर होना चाहिए। एक लाइन पे आप चाहे कितना भी आप 200-300 वर्ड का आंसर लिख ले, लेकिन अगर एक ही पैराग्राफ पे ख़त्म कर दिए तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप भले ही 70-80 शब्द में ही लिख रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप अरेंज करके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं तो एग्जामिनर को एक बेटर बहुत अच्छा आंसर लगता है और उन पर आपको मार्क्स ज़रूर होगा। तो ये कुछ टिप्स भी और टिप्स ट्रिक्स बहुत काम आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए, ज्योग्राफी का भी क्लास होगा, आपको वेट नहीं करना है, उसका भी हम नोट्स देंगे और पॉलिटी का भी देंगे, तो घबराना नहीं है। ये हिस्ट्री का दे दिए हैं तो अब बाकी आपको आने लगेगा, अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि काम बहुत सारा रहता है ना, एक काम तो है नहीं, बहुत सारा चीज़ है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। अभी तो आपका खैर एग्ज़ाम में टाइम है, टेंशन नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इम्पॉसिबल फॉर बिस्मार्क विदाउट विलियम I। क्या विलियम फर्स्ट के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव था? बिल्कुल नहीं था, उनका बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है। क्योंकि उसको चांसलर बनाया था प्रूसिया का, है ना, बिस्मार्क को प्रूसिया का चांसलर बनाया था, विलियम I नहीं बनाया था। तो उनका रोल तो बहुत था, पावर भी दिया, मिलिट्री को पावरफुल बनाया, आपको याद ही होगा, है ना, बिना मिलिट्री के कुछ हो नहीं सकता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बिस्मार्क का क्या किरदार था एकीकरण करने के लिए जर्मनी का? इसका ये आंसर दिया हुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जर्मनी कितना पार्ट में डिवाइड था? 339 स्टेट्स में। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, टेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ मज़ेनी, काउंटकवर एंड गरीबल्दी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो तीनों का आपको कंट्रीब्यूशन याद रखना है पॉइंट वाइज। अब जैसे इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो आप पॉइंट करके स्प्लिट करके तोड़ेंगे, ये हो जाएगा, है ना। 70 से 100 शब्द में लिखा हुआ है। सिर्फ किसका योगदान? मज़ेनी का योगदान क्या था ए नंबर में। बी नंबर में है क्या? कंट्रीब्यूशन ऑफ काउंट क्यूम्बर, इनका क्या किरदार था, ये हो गया आपका दूसरा। सी नंबर में देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ गरीबल्दी, है ना, इसका भी आपको सबका एक एक करके कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए ये भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विक्टर इमानुएल के हाथ में सौंप दिया गया था, सदर्न इटली अटैक कर जीत लिया था, है ना, गरीबल्दी ने। और उसके बाद फिर क्या हुआ था? इन दिस वे द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड, और फिर इटली का एकीकरण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, व्हाट वेर द रीज़न फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने अभी जस्ट बताया था कि नेशनलिज्म हो या रिवोल्यूशन हो, कहीं भी अगर होता है तो उसका कारण परेशानी है लोगों के बीच में, जनता के बीच में नाखुशी है, नाखुश रहते हैं लोग, तो होता है ऐसा। तो यह इसमें पहले आपका ए नंबर में दिया हुआ, ये भी 5 मार्क्स का है। तो ए नंबर में क्या दिया हुआ? फुल अवेकनिंग। फिर बी में फ्रेंच रेवोल्यूशन एक कारण था आपका, और तीसरा सी में फ्यूडुअल सिस्टम। फ्यूडुअल सिस्टम तो आपको बताए थे, जो राजा वाला सिस्टम है, मोनार्कियल। और उस ज़माने में आपका यूरोप में 3 लेवल पे चीज़ें बढ़ती थी। सबसे पहले क्या? कलरगी, जो कि क्रिश्चियन गवर्नमेंट चलाती थी, क्रिश्चियनरीज, प्रीस्ट लोग, क्राइस्ट लोग। और पहला कलरगी बोलते हैं उसको, दूसरे में नोबेल्टी, और थर्ड में आपका पीसेंट, ट्रेडर, बिजनेसमैन, ये लोग आ जाते थे, मर्चेंट्स। तो 3, जैसे कि मान के चलिए इंडियन सिस्टम में क्या था? वारना सिस्टम्स में, वारना सिस्टम में मैंने पढ़ाया था ना, सबसे पहले क्या था? ब्राह्मण था, उसके बाद वैश्यास था, है ना, शूद्राज था,
और क्षत्रिय था, तो लास्ट में शूद्रास। तो इस तरह से इंडिया में भी जैसे बटा हुआ था वर्ण सिस्टम में वैदिक पीरियड में, यूरोप में भी ऐसा ही सिस्टम था। जैसे यहाँ पे अनटचेबिलिटी था, यूरोप में आपका स्लेवरी सिस्टम था। तो ऐसा हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, चीज़ें वही है। तो फ्यूडियल सिस्टम मतलब वही मोनार्कियल सिस्टम, मोनार्की, लोगों को मोनार्क्स चीज़ों से लोग थक गया था, अब लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे, है ना। तो ये कुछ कारण था आपका। तो सी नंबर में फ्यूडियल सिस्टम के अगेंस्ट लोग बोलने लग रहे थे, क्योंकि एक अपर क्लास के हाथ में सिर्फ आपका अधिकार था, है ना। ऑल द राइट्स वेर इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन और अपर क्लासेस। तो इससे क्या होता था, लोअर क्लासेस को दिक्कत होती थी। डी नंबर में आपका डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, धीरे धीरे फिर एक जो आपका फीलिंग है नेशनलिज्म का धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ लोगों के बीच में। और उसके बाद राइज ऑफ मिडिल क्लास, ई भी एक कारण है, ऑप्शन ई। पॉइंट नंबर ई में आपका क्या दिया हुआ है, राइज ऑफ द मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास के लोग अक्सर हर देश में लगभग मिडिल क्लास का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। हमारे भारत में अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर पॉपुलेशन किसका, मिडिल क्लास। अमीर आदमी तो मान के चलो जो रिचेस्ट हैं वो 1% 2%, बाकी तो सब गरीब हैं और मिडिल क्लास हैं। तो ये कुछ कारण थे। उसके बाद आता है नेपोलियन कोड 1804, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स का है, इसको आप उतार लेंगे। उसमें रूल और कुछ कानून और नियम बने थे ताकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फ्रांस में बेहतर कर सकें। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, व्हाट इज़ कॉल्ड दी प्रोलेटरेट क्लास। प्रोलेटरेट किसको कहते हैं, जहाँ पे गरीब किसान हो, मजदूर हो, है ना, आम लोग हों, आम गरीब लोग हों, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोलेटेरियन क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे हम लोग। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो बिस्मार्क का आपको पता ही है क्या क्या किरदार है जर्मनी के एकीकरण में, तो आपको इसमें भी पॉइंट वाइज करके ही लिखना है। चलिए ठीक है। पॉइंट 1 मतलब स्टार दे करके या हैश, जैसे भी आप लिखते हैं आंसर को बस सजाना स्प्लिट करके। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, गिव डिटेल्स ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830। 1830 का जो जुलाई महीना में क्रांति हुआ था उसके बारे में आपको भी लिखना है। तो इसको भी आप देखिए, पैराग्राफ में हर जगह आंसर है, आपको सजा करके लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट, चाहे पॉइंट 5 हो। अब पॉइंट 5 पे ही आंसर लिखा जाता है, बस पॉइंट 5 को आप कितने लंबा करके लिखते हैं, लेंदी करके। पॉइंट 1 पे आप कितना 20 वर्ड डाल दिए, है ना, 15 वर्ड डाल दिए। पॉइंट 2 में आप 20-25 वर्ड डाल दिए, ऐसे करके हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ग्रीक इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है ग्रीक में जो आपका स्वतंत्र आंदोलन हुआ था उसके ऊपर। ग्रीस तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका देश था यूरोपियन कंटिनेंट में, क्योंकि उसी ने मेडिकल फील्ड में हो या फिर नेशनलिज्म के फील्ड में हो, है ना, इक्वालिटी, हर एक चीज़ के बारे में ग्रीक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना, जो हमने अभी किया। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और जो भी फ्रेंड्स उसके साथ शेयर कीजिए क्वेश्चंस, और सब मिल करके पढ़िए ताकि सबको हेल्प हो। और इस चैनल में अगर कोई किसी को पता नहीं है तो फ्रेंड्स को जल्दी से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए हम लोग आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके ले लीजिए, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।